सो हमारा चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है उसका नाम क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का परिचय। हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर को समझने का कि आखिर कंप्यूटर क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इसके हर एक चीज़, इसके फीचर्स, इसके जनरेशन्स एक एक करके हम लोग क्लास में कवर करेंगे आगे भी चल के। तो सबसे पहली बात क्या है कि कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो जो यहाँ लिखा है 20वीं सदी की एक महान उपलब्धि है। ऑब्वियसली 20th जनरेशन की बात हो रही है, क्योंकि देखिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि आप चाहे हम सब्जेक्ट को भी पढ़ लें, साइंस में फिजिक्स पढ़ ले, मैथ्स पढ़ ले, हर चीज़ पढ़ ले, लेकिन कंप्यूटर ने एक ऐसी क्रांति जनरेट की है, एक ऐसा रिवोल्यूशन क्रिएट किया है, पूरे वर्ल्ड को बदल दिया है इसने। लोगों का नज़रिया नहीं, लोगों की जीवन ही बदल दी, पूरा शैली ही चेंज कर दिया है। ताकि ऐसा क्या है इसके अंदर, क्या चेंजेज आया है, कैसे चेंजेज आया है, इसको पढ़ने का, स्टडी करने का क्या कोई फ़ायदा है, लाइफ में क्या हमें कुछ इसके बेनिफिट्स होने हैं या नहीं होने हैं, हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे, है ना। तो वही लिखा है इसने कि आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, चाहे वो वैज्ञानिक अनुसंधान हो, चाहे व्यापार हो, चाहे उद्योग हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे मौसम विज्ञान हो, संचार हो, यातायात हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो। मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें आज के डेट में कंप्यूटर नहीं है। हम आपके जो शरीर पे भी जितनी चीज़ें दिख रही होंगी आपको, चाहे कपड़ा हो, चाहे चप्पल जूता है, चाहे आपके स्मार्ट वॉच हो, घड़ी, हर एक चीज़ में कंप्यूटर इंसर्टेड है, रोल है उसका, है ना। छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़, हर एक टेक्नोलॉजी के पीछे आज के डेट में कंप्यूटर है। बात समझ में आ रहा है? तो हम ये कह सकते हैं कि मानवता के विकास के सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का योगदान हो रहा है ही नहीं, अब हम ये भी कह सकते हैं हो रहा है। तो आखिर कंप्यूटर इतना आवश्यक है क्यों? तो वही चीज़ें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक की बात करें तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या है। अगर कंप्यूटर को अगर परिभाषित करना हो तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर जो है ना, ये आया है कंप्यूट वर्ड से। किस वर्ड से? कंप्यूट, ठीक है। इस कंप्यूट का इंग्लिश मीनिंग होता है टू कैलकुलेट, और हिंदी में इसको हम कह सकते हैं गणना या गिनती करना। क्या बोला जा सकता है? इसका मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर हम आज यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर वैसा नहीं था जैसा आज हम देख पा रहे हैं, है ना। शुरू में कंप्यूटर बनाया गया था सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पज़ से, गिनती करने के पर्पज़ से, कि इससे ना हम कुछ गिनती वाला काम कर लेंगे, कैलकुलेशन वाला। किसी को नहीं पता था कि आज हम जो कंप्यूटर प्रयोग कर रहे हैं ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। और हमने इसकी परिकल्पना भी नहीं की थी। गिनती करने का रीज़न ये था कि इंसान है तो इंसान से गलती हो सकती है, कैलकुलेशन बहुत तेज़ नहीं होता है, तो वो काम थोड़ा सा हमारा आसान हो जाए, ठीक है। तो ये सवाल आता है कि कंप्यूटर किस वर्ड से कंप्यूटर बना है, तो वर्ड क्या है हमारा बेटा? कंप्यूट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? गणना या गिनती करना, और इंग्लिश में कह सकते हैं इसको टू कैलकुलेट। कोई दिक्कत? ठीक है, यही है कंप्यूटर का फिगर्स जो आपके, जिसे मैं प्रयोग भी कर रहा हूँ, जो आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर की अलग से अगर फिर से परिभाषा की हम बात करें तो यहाँ एक और परिभाषा आपको दिख रही होगी कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। स्वचालित मतलब खुद से चलना, ऑटोमेटिकली, जिससे हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। आसान भाषा में अगर हम समझें तो कंप्यूटर क्या करता है? 3 वर्ड पे, 3 फंक्शन पे काम करता है। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग और तीसरा आउटपुट। बस ये 3 काम ही कंप्यूटर करता है। कैसे? इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, मैंने आपको क्लास में भी एक दिन दिया था, यहाँ भी दे रहा हूँ। सपोज करिए मैंने आपको कहा कि बच्चा अपने नोटबुक पे अपना नाम लिखो, ठीक है। मान लो मेरा नाम है मनीष, ठीक है। ऐसा ही सेम है, जो आपका नाम होगा अपनी नोटबुक को लिखोगे ना। तो आखिर लिखने के क्रम में क्या हुआ क्या कि सबसे पहले जब मैंने कहा कि बच्चा आप लोग अपना नाम लिखो,
तो आप क्या करोगे, आपका जो ईयर है, जो कान है, इसने क्या किया, सुनने का कार्य, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है ये हमारा सेंस ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन जो 5 होते हैं ना, इसमें हमारा एक ईयर भी शामिल है ना। तो कान ने सुना, यानी कि ईयर से क्या मिला, इनपुट। ईयर ने क्या किया, इनपुट लेने का काम किया, लिया ना। उसने क्या किया, सुना, अच्छा सर ने कहा है, कुछ आवाज़ आई, क्या आई पता नहीं। उसने क्या किया, इस सिग्नल को भेज दिया किसके पास, ब्रेन के पास, कंप्यूटर के पास, ब्रेन के पास। और वो ब्रेन क्या करता है बेटा, प्रोसेसिंग का काम करता है, ठीक है। आपको पता है ना कि हमारे शरीर में दिमाग ही तो वो ऑर्गन है ना जो सारा सोचने और समझने की कैपेसिटी रखता है। अब ब्रेन कहेगा कि अच्छा कान से ये आवाज़ आई थी, क्या आवाज़ आई थी कि आपको आपका नाम लिखना है। वो उसको फंक्शन किया, समझा, और समझने के बाद ब्रेन ही लिख देगा क्या, नहीं लिखेगा ना। तो वो लिखने के लिए किसकी मदद लेगा, हैंड की। और हैंड क्या करेगा, आउटपुट लिखने के लिए किसी चीज़ का प्रयोग करेगा ना। आपका नोटबुक हो सकता है, दीवार हो सकता है, जहाँ भी उसको लिखने का मन हो वहाँ वो लिख देगा। इतना होगा ना। सेम एज कंप्यूटर भी काम करता है। अगर हम लोग मान लीजिए यही चीज़ कंप्यूटर को बोले कि मेरा नाम टाइप करो, तो क्या करेगा, सबसे पहले इनपुट लेगा, MANISH। तो वो इनपुट हम कैसे देंगे, कीबोर्ड से देंगे कि नहीं देंगे। यानी कि यहाँ पे इनपुट देने का काम कौन किया, कीबोर्ड। अब ये कीबोर्ड इनपुट दे दिया, दबाया, और उसके जाने के बाद जो वर्क होगा वो मेमोरी के अंदर होगा, CPU काम करेगा उसके अंदर। आगे के क्लासेज में हम लोग देखेंगे कैसे पूरी फंक्शनिंग होगी। और फिर लास्ट में वो आउटपुट किसके थ्रू देगा, मॉनिटर के थ्रू, डिस्प्ले के थ्रू, जो आपको दिख पा रहा होगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो जो काम हमारा ब्रेन कर रहा था वही काम तो यहाँ भी हो रहा है ना, है कि नहीं। वही लिखा है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके एक निश्चित आउटपुट प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। और वही चीज़ें आगे इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं या प्रोग्राम कहते हैं। तो जो चीज़ें आप लोग हम लोग और आगे समझेंगे, है ना। तो ये बेसिक डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हो कंप्यूटर का। कोई दिक्कत इसमें। इस दोनों तरीक़ों से हम लोग कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने डिफिनीशन देख लिया तो अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के टाइप्स की। आखिर कंप्यूटर के क्या क्या प्रकार होते हैं। देखिए कंप्यूटर का जो प्रकार है ये भी डिपेंड करता है हमारे मतलब इंसान के ऊपर। हर बुक्स में इसके अलग अलग टाइप्स दिखाए गए हैं। कुछ बुक्स में कुछ और टाइप्स दिखाएगा, कुछ बुक्स में और टाइप्स दिखाएगा। उसका रीज़न क्या है ना कि हमारी ज़रूरतें, सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी ज़रूरत क्या है। अब एक चीज़ समझिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जो इसमें भी नहीं लिखा होगा कि हमारी ज़रूरतें 2 टाइप की होती है। एक ज़रूरत होती है कैसा, कॉमन नीड्स। कॉमन नीड्स का मतलब होता है जो सबको ज़रूरत हो, है ना। जिसकी ज़रूरत किसको है, सबको है, हर इंसान को है। और दूसरा होता है स्पेशल नीड्स। होगा कि नहीं होगा स्पेशल नीड्स। अब सर कॉमन नीड्स का मतलब क्या है। कॉमन नीड्स का मतलब जिसकी ज़रूरत सबको, लाइक अगर मैं कहूँ ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपको कंप्यूटर में कुछ टाइप करना पड़ेगा, कुछ लिखने की ज़रूरत पड़े, सबको पड़ती है। नहीं, आपका रिज्यूमे बनाना हो आगे चल के जॉब के लिए, कुछ फाइल बनाना, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, लिखना तो पड़ेगा ना, ठीक है। इसके अलावा क्या मूवी देखने का काम सब लोग नहीं करते हैं क्या, गेम खेलने का काम अक्सर लोग करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। ऑडियो कुछ म्यूजिक सुनना हो, क्या ये काम हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सब ऐसे काम है जो सब लोग करते हैं, है कि नहीं। तो ये सब हमारी कॉमन नीड्स है, बेसिक ज़रूरत है। स्पेशल नीड्स में क्या आ जाएगा। अब जैसे मान लो रेलवे वाले को रेलवे का टिकट काटना है, इससे हमको कोई मतलब है। हमको टिकट कटना होगा तो हम रेलवे काउंटर पर जाएंगे ना। तो वो जो सॉफ्टवेयर चलाता है या जो कंप्यूटर चलाता है उससे हमको कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। इंडस्ट्रीज वाले को कुछ मैन्युफैक्चर करना है, दवाई बनाना है, तो दवाई का कंपोजिशन डालेगा मेडिसिन का, उसके रिलेटेड वो सॉफ्टवेयर डालेगा, जो भी चीज़ इंसर्ट करेगा, उससे हमको कोई मतलब है नहीं है। मौसम विभाग आपको मौसम की जानकारी देगा, उससे हमको कोई ज़रूरत है। वो तो मौसम विभाग से हम लोग देखेंगे ना, वो मशीन और सेटअप कंप्यूटर लगाने की हमको ज़रूरत है क्या, वैसा नहीं है, ठीक है। बस वाले बस का टिकट काटेंगे,
तो बैंक वाले बैंकिंग का काम करेंगे, तो ये वो ज़रूरत है जिससे हमको ज़रूरत नहीं है ना। तो ये स्पेशल टाइप्स नीड्स है। हाँ, हम उसको यूज ज़रूर करते हैं, लेकिन हम उसको बना के तो नहीं यूज करेंगे ना। अब हमारे घर में जो जो चीज़ें क्या हम पहले बनाएंगे तब प्रयोग करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरीके से कंप्यूटर को भी बांटा गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया कंप्यूटर का, वो किस बेसिस पे किया गया है? अनुप्रयोग के आधार पे, एप्लीकेशन के बेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे पहला वर्ड आया बेटा एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन होता क्या है। देखो, इसी एप्लीकेशन को आप लोग शॉर्ट में चिल्लाते रहते हो दिन भर ऐप, क्योंकि आप लोग डिजिटल युग के बच्चे हो, मोबाइल सबके हाथों में है घर पे, है ना। पापा का हो, मम्मी का हो, भैया का हो, यूज तो सब करते हो, मुझे पता है। और दिन भर ऐप चिल्लाते रहते हो। अरे यार, पता है एक नया गेम का ऐप आया है कि नहीं? ये गेम एक्सपायर कर गया, अब ये नया वाला गेम डालो ना, देखो ना मज़ा आ जाएगा खेल के, हम लोग साथ में चैट करके खेलेंगे। व्हाट्सएप का ऐप डालो, टेलीग्राम का ऐप डाल लो, एक गेम का ऐप डाल लो, पीडीएफ खोलना हो तो पीडीएफ का ऐप डालो, गाना सुनना हो तो म्यूजिक प्लेयर डालो, एमएक्स प्लेयर का ऐप डालो, ये ओटीटी पे प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, नेटफ्लिक्स का ऐप डालो, डालते हैं ना। तो दिन भर जो चिल्लाते रहते हैं ऐप, ये ऐप शॉर्ट में उसी को फुल फॉर्म है उसका एप्लीकेशन। तो बताओ मुझे, उस ऐप को डालने का रीज़न क्या है? आखिर उस ऐप को हम क्यों डालते हैं? हमारी ज़रूरतें अलग अलग है कि नहीं। मान लो अब मुझे नेटफ्लिक्स का मूवी देखना है तो भैया मुझे नेटफ्लिक्स डालना पड़ेगा, मुझे गेम खेलना है तो गेम का ऐप डालना पड़ेगा, कुछ पढ़ना है तो मुझे पीडीएफ रीडर डालना पड़ेगा, कुछ लिखना है तो कुछ फाइल वाला काम डालना हो तो उसके अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा, वीडियोज देखना है तो वीडियो प्लेयर डालना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो हर इंसान की अपनी ज़रूरतें हैं और उसके हिसाब से हम लोग क्या डालते हैं? एप्लीकेशन। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी तो है ना। चूँकि हमारी ज़रूरतें अलग है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन के आधार पे इसको कैटेगराइज कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो देखते हैं एप्लीकेशंस के बेसिस पे जो सबसे पहला टाइप है वो क्या है बेटा? आपका एनालॉग कंप्यूटर। क्या है? एनालॉग। देखो, एनालॉग का मतलब है एक ऐसा, एनालॉग वर्ड जहाँ भी आ जाए वहाँ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी। क्या जाना चाहिए? भौतिक राशियाँ, यानी कि बात आ जाएगी भौतिकी की, फिजिक्स। और मुझे पता है फिजिक्स में आप लोग मास्टर है कि नहीं। फिजिक्स में तो आप लोग आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दोगे, तो आप लोग को ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में ज़्यादातर हम लोग क्या बात करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फिजिक्स में बार बार आते हैं। लाइक अगर मैं बताऊँ तो जैसे यहाँ पे देखो, ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, लंबाई, लेंथ, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो, ये सारी क्या होती है? भौतिक राशियाँ होती है ना। ये सब भौतिकी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। जब टेम्परेचर की बात करें, चाहे हीट की बात करें, तो ये वो कंप्यूटर है जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियों पे काम करता है। यानी कि इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो वो कैलकुलेशन करता होगा वो इसी के टर्म्स में करता होगा। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया है? स्पीडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा 4 व्हीलर 2 व्हीलर में ऐसी कोई घड़ी लगी होती है, ऐसा सुई लगा होता है ना। और यहाँ लिखा होता है ना 20, 40, 60, 80, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर, जो आपकी गाड़ी का स्पीड बताता है। आखिर वो स्पीड कैसे बताता है? मान लो मीटर तो अंदर लगा है, ऊपर लगा है ना, चलता तो पहिया है, तो वो आखिर स्पीड कैसे कैलकुलेट कर पाता है? तो सिंपल सी बात है कि आप देखे होंगे एक वायर आता है जो आपके पहिए से लेके उस मीटर के अंदर आता है, क्लच वायर और गियर वायर, है ना। तो वो जो पहिए से कनेक्ट होकर जो आता है, जब आपका पहिया घूमता है तो घूमने के क्रम में, इसलिए वहाँ पे देखो आरपीएम की बात आती है, रन पर मिनट। जब गाड़ी को बनाया जाता है तो वहाँ पे एक कैलकुलेशन किया जाता है कि अधिकतम मैक्सिमम 1 मिनट में कितना घूम सकता है पहिया, और उसके आधार पे उसकी स्पीड लिमिट कर दी जाती है, ठीक है। कैलकुलेशन एक कंप्यूटराइज्ड वैल्यू डाल दिया गया है वहाँ पे। अब तुम जितना बार 1 मिनट में आपका पहिया जितनी बार घूमेगा, वही उसी के आधार पे वो कैलकुलेशन करके बता देता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, ठीक है।
यानी कि वो सारा कमाल है आपके। तो वो देखो वो वायर के थ्रू क्या होता होगा, एक प्रेशर कैलकुलेट होता होगा ना पहिए का, और वही प्रेशर रीडिंग में जाता होगा। तो यहाँ पे किसकी बात आ गई, दाब की, प्रेशर की। आया कि नहीं आया? सेम है, हम गाड़ियों में टायर में हवा डलवाते हैं, तो आपने देखा होगा एक छोटा सा डिवाइस आता है जो लोग डालते हैं, तो वहाँ पे हवा का प्रेशर डालता है, बैरोमीटर डालता है ना, ताकि वो कैसे बता देता है कि हवा 30 पॉइंट है कि 40 पॉइंट है। ठीक है, तो वहाँ पे भी किसकी बात आती है, प्रेशर की। उसके अंदर कुछ तो प्रोग्रामिंग होगा ना, तभी तो वो बताता होगा। मौसम, टेम्परेचर, मोबाइल में आप लोग देखते होगे दिखा देता है ना, आज 1 सप्ताह का मौसम, कह रहे परसों बारिश आ जाएगा, इतने से इतने टाइम में इतना बारिश आ सकता है। या आज आप जाके देखोगे तो दिखाएगा कि सुबह इतना टेम्परेचर था, दोपहर में इतना टेम्परेचर था, शाम में इतना टेम्परेचर था। नहीं, तो आखिर ये कैसे दिखाता है? इसका मतलब है कि भैया कोई मशीन, ऐसा तो कंप्यूटर होगा ना जो टेम्परेचर को कैलकुलेट करता होगा, ताप को मापता होगा। थर्मामीटर, आखिर थर्मामीटर कैसे काम करता है? बॉडी में लगाते हो, वो क्या करता है, आपके बॉडी को टेम्परेचर को मेजर करता होगा, नहीं करता होगा? तो ये सारा फिजिकली तो क्वांटिटी है। और ये तो ये इलेक्ट्रिक मीटर, वोल्टेज मीटर की हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के घर पे जो आपका लोड आता है, कैसे आपका इलेक्ट्रिक मीटर उस लोड को बताता है? नहीं, तो ये सारा चीज़ क्या है, एक कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशन है जो उस डिवाइस में पहले से इंसर्ट कर दिया गया है, उसके आधार पे वो काम करता है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो वो सारा वैल्यूज जो फिजिकली भौतिक राशि है जिनका कैलकुलेशन करते हैं ना, और वो डेटा के फॉर्म में नहीं करता है, वो इस तरह से ग्राफिकल फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म्स ऑफ सुई, मीटर के फॉर्म में। इसीलिए इसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। क्या क्लियर है? यानी कि जितने भी भौतिक राशियों का कैलकुलेशन करेंगे वो हम लोग एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू करेंगे। तो पहला टाइप्स हमने बांट दिया एनालॉग का, ठीक है। अब दूसरा टाइप बांटा गया डिजिटल कंप्यूटर के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो, जब एक हो गया सुई वाला, ऑब्वियसली इसके बाद आया डिजिट्स वाला। डिजिट का मतलब जो लिखा आता है हमारे घड़ियों में, है ना। तो देखिए, एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जब हम लोग पहली बार कंप्यूटर पढ़ते हैं, जो नया नहीं जानते हैं, अगर उनसे हम सवाल करें कि बेटा बताओ कंप्यूटर कितने डिजिट्स का कैलकुलेशन करता होगा, तो लोग कहते हैं, बच्चे का जवाब देते हैं, सर कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो इनफाइनाइट कैलकुलेशन कर सकता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, जितना डिजिट्स हम लोग डालेंगे उतना कैलकुलेशन कर देगा, है कि नहीं? बात सही भी है, बट एक फैक्ट है कि ये जो कंप्यूटर होता है ना, जो अंकों पर कार्य करते हैं, ये काम करता है बाइनरी डिजिट के ऊपर, लिखा है ना। और बाइनरी का मतलब होता है 2, बाई मतलब 2, और सिर्फ 2 नंबर 0 और 1, यानी कि बाइनरी सिर्फ 2 ही अंक पता है कंप्यूटर को, 0 और 1, और उसी 0 1 पे सारा प्रोग्रामिंग हो जाता है। कैसे, बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आप देखो डिजिटल सिग्नल को दिखाया गया है। ये जो नीचे है ग्राउंडेड है वो है 0, और ऊपर जो दिखाया गया ग्राफ वो क्या है, 1। आसान भाषा में अगर आप समझो तो 0 का मतलब हम लोग ऑफ समझते हैं और 1 का मतलब ऑन समझते हैं, ठीक है। यानी कि 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन, और इसी 0 1 पे सारी कहानी कर दी गई है। बताइए, हम लोग को पागल बना रहा है ये? नहीं, 0 1 कर करके सब पगला देगा। इतना ऐसा मशीन बना दिया गौरा है कि 0 1 होता है सिर्फ, बट फैक्ट यही है, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर्स वही कंप्यूटर है जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जो आपके सामने है। यानी कि अगर इसके एग्जांपल्स की आप बात करोगे तो वही एग्जांपल्स आपको देना है जो हमारे आज के डेट में हम यूज करते हैं। लाइक क्या अभी हम लोग एग्जांपल पे आ रहे हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर का मतलब समझ में आ रहा है ना, वो कंप्यूटर जो डिजिट्स के फॉर्म में काम करे, और डिजिट्स का मतलब क्या बेटा, 0 और 1, बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिजिटल कंप्यूटर में हम लोग टाइप्स में भी आगे पढ़ेंगे आगे सेकंड में, लेकिन यहाँ भी आप लोग समझ लो कि डिजिटल कंप्यूटर के अगर एग्जांपल की बात करें तो आप लोग वही बताना है। लाइक जो आपका डेस्कटॉप है जो मेरे टेबल पर रखा हुआ है, इसके अलावा जो लैपटॉप होता है, ठीक है, आपका मोबाइल, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। एंड्रॉइड उसमें भी तो कंप्यूटर ही तो है, वो छोटा सा कंप्यूटर है। तो ये सारे आपके जो टैबलेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप है, दे आर द डिजिटल कंप्यूटर्स। यही डिजिटल कंप्यूटर्स हैं हमारे और आपके जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए तीसरा कैलकुलेशन क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर।
हाइब्रिड वर्ड कब यूज करते हैं? जब एडवांस हो जाता है। तो देखा गया ज़रूरत क्या पड़ी कि यार एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए, चलो एनालॉग वाला एनालॉग का काम कर लिया, डिजिटल वाला डिजिटल का काम कर लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमको दोनों ज़रूरत है, एनालॉग का भी और डिजिटल का भी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मौसम विभाग का। अगर मान लो मौसम विभाग पटना में डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने क्या किया, वहाँ पे एक कंप्यूटर लगा हुआ जिसने कैलकुलेशन किया मौसम का, ठीक है, टेम्परेचर माप लिया, लेकिन टेम्परेचर माप के क्या वो अपने घर वाले को बताएगा? वो सबको बताएगा, ताकि सबको बताने के लिए उसको आउटपुट देना पड़ेगा ना। और वो आउटपुट कैसे देगा? इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, तभी तो हम समझ पाएंगे। अब हमारे मोबाइल पे कुछ आई टाइम भेज देगा 0 1 के फॉर्म में, तो हम समझ पाएंगे? कुछ नहीं समझेंगे। तो उसको डिजिटल आउटपुट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो अब ऐसे कंप्यूटर मेडिकल फील्ड में, चिकित्सा के फील्ड में हमें ऐसे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी जो मान लो हमारे ब्लड प्रेशर को नापना है, ठीक है, हमारे हार्ट बीट को नापना है। तो ब्लड प्रेशर बीपी कैसे कैलकुलेट होता है? मशीन लगाते हैं और खींच के वहाँ पे मीटर दिखाता रहता है कि इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपका चल रहा है, बीपी आपका हाई है कि लो है, दिखाता है ना। तो वहाँ दोनों काम हो रहा है ना बेटा, एनालॉग का भी काम हो रहा है और डिजिटल का भी काम हो रहा है। तो वैसा कंप्यूटर जो आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम करे, उसको नाम दिया गया हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। इन कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुणों का समावेश होता है। लिखा है ना, ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना एवं तार्किक कार्य करने का भी कार्य कर सकते हैं। दोनों काम करने में सक्षम है वो, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हम कह सकते हैं कि दैट इज दिस कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर का दोनों का कॉम्बिनेशन कौन है? हाइब्रिड कंप्यूटर। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया था बेटा, किसके बेसिस पे किया था? अनुप्रयोग के आधार पे, एप्लीकेशंस के बेसिस पे। दूसरा टाइप हम लोग देख रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक हम लोग आज का कर रहे हैं। दूसरा टाइप हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पे वर्गीकरण। तो देखो, अगर हम साइज के आधार पे देखें तो सबसे पहला साइज है बेटा, क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। अब देखो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, छोटा, ऑब्वियसली छोटा सा, बिल्कुल आप लोग की तरह। तो ये वो कंप्यूटर था जो क्या हो? छोटे हो और कम कीमत के हो, हमारे आम आदमी के लिए, आम मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए ज़रूरत पड़ने पे, जो हम लोग घर पे, ऑफिस में, घर पे, स्कूल में, हर जगह जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही होता है, ठीक है, बिल्कुल जो आप लोग के सामने है। तो दिखने में छोटा, अब छोटा होगा तो थोड़ा सा चेंज तो आएगा ना। तो इसीलिए इनकी कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता, मतलब मेमोरी, स्टोरेज थोड़ा कम होता है, स्पीड थोड़ा सा कम होता है ना, और एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसीलिए इस कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। शॉर्ट में क्या कहा जाता है? पीसी। हाँ, पर्सनल कंप्यूटर मतलब एक आदमी एक बार बैठ के जो प्रयोग करे, ठीक है। और चूंकि छोटे साइज का होता है इसलिए क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो कंप्यूटर। अब इस माइक्रो कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग ये करके देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, इसका क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब देखो इसका नाम क्या है बेटा? डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो डेस्क पे रख, जैसे मैंने डेस्क पे रखा हुआ है ना, और ये आपको दिख रहा है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। अब ये सवाल भी दिमाग में आएगा कि सर साइज बड़ा क्यों होता है? इसके कई सारे रीजन्स हैं। देखो, इसमें आप देखो, मॉनिटर अलग है, सीपीयू अलग है, कीबोर्ड अलग है, माउस अलग अलग है कि नहीं? अब सोचो, ये हर चीज़ अलग होगा तो भाई अलग रखने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? ये स्पेस लेगा कि नहीं लेगा? स्वाभाविक सी बात है, लेगा। तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? काम वही करेगा लेकिन साइज थोड़ा सा जगह ज़्यादा छींक रहा है। तो हमको घर पे जहाँ पे एक जगह स्थिर होकर काम करना, तो डेस्कटॉप इज बेस्ट। लेकिन देखो, इंसान कोई भी चीज़ जो डेवलप करता है, आविष्कार करता है, वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करता है।
जब ये डेस्कटॉप बना होगा इंसान बड़ा खुश हुआ होगा कि अब तो सारा चीज़ बन गया। लेकिन इंसान लालची होता है कि नहीं? ज़रूरतें उसकी कभी ख़त्म होती नहीं है। अब वैसे लोग हल्ला करना शुरू कर दिए होंगे जो लोग दिन भर बाहर घूमते रहते हैं ऑफिस के काम से, नहीं, जिनका ज़्यादातर समय बाहर जाता है, उनको काम भी है, कंप्यूटर का भी जरूरत है। अब बेचारा वो क्या करे? सीपीयू को पीठ पे बांध ले, मॉनिटर को गले में लटका ले और कीबोर्ड को हाथ में लेकर घूमे। संभव था? है संभव किसी के लिए? बताओ, नहीं है ना? तो उसके लिए दिक्कत हुई कि नहीं होगी? तो वो बेचारे हल्ला करने लग गए। तो कंपनी वालों ने उनका भी ध्यान रखा और उनका ध्यान रखते हुए उन्होंने एक नया जनरेशन लाया, एक नया कंप्यूटर बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया लैपटॉप। तो लैपटॉप इज जस्ट लाइक अ डेस्कटॉप, काम वही, नाम अलग। तो नाम का है अलग, इसको क्या किया, बना दिया गया एक ब्रीफकेस के समान, सूटकेस की तरह। मतलब इसको कॉम्पैक्ट कर दिया गया, छोटा। अब छोटा कैसे किया गया होगा? तो सब चीज़ छोटा, जितने भी चीज़ें दिख रही है ना उन सब को छोटा छोटा कर दिया गया। स्क्रीन भी उसी में डाल दिया गया, कीबोर्ड भी उसी में डाल दिया गया, माउस भी उसी में डाल दिया गया, ठीक है, स्पीकर भी उसी में डाल दिया गया और बैकअप के लिए बैटरी भी डाल दिया गया कि 3 घंटा 4 घंटा कहीं भी काम कर सके। आराम से एगो झोला में डालिए और टहल लीजिए, है कि नहीं? तो जो हल्ला करने वाले थे उनका काम आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब मान लो बेचारा कोई 2 घंटा बस में ट्रेवल कर रहा, मन किया लैपटॉप निकालो, गोदी में रखो, खटाखट काम कर लो। नहीं, फील्ड में बैठ के 2 घंटा काम कर लो, लाइट रहे चाहे न रहे। तो इसी तरीके से लैपटॉप आया, है ना? लैपटॉप ने क्या किया, हमारे काम को आसान कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया। कम जगह में, कम स्पेस में हम लोग घूमते फिरते आसानी से कंप्यूटर को ले जा सकते थे। यहीं पे इंसान का इच्छा ख़त्म नहीं हुआ, है ना? ये बड़ा लालची होता है, क्या करोगे? अब देखो वो लोग हल्ला करने लग गए होंगे जिनकी, अब मान लो जो बैठ के जा रहा था मेट्रो में, बस के, उनके लिए तो ठीक था, वो गोदी में बैठ के काम कर लिया। और जो बेचारा खड़े खड़े जा रहा था, वो मान लो कोई मेट्रो में खड़ा है, कोई बस में लटका पड़ा है, किसी को बैठने के लिए जगह ही सीट नहीं मिला, वो क्या करेगा? अब उसको कंप्यूटर यूज करना हो तो क्या करे? लैपटॉप को सर पर रख के यूज करे कि बगल वाले को पकड़ा दे, भाई साहब पकड़ो हम अब यूज करेंगे? कोई रखेगा? नहीं ना। तो देखिए उसके लिए क्या बोला कि भाई तुम हल्ला मत करो यार, तुम्हारा भी जुगाड़ करते हैं। तो उसके लिए देखो आ गया क्या, पाम टॉप कंप्यूटर। पाम मतलब होता है हथेली। ये इतना ना छोटा कर दिया, आई देखो, देख रहे हो कि भाई तुम खड़े खड़े हथेली पर रख के प्रयोग कर लो, ठीक है? तो सब चीज़ हो गया छोटा छोटा, स्क्रीन छोटा, कीबोर्ड छोटा, माउस छोटा। तो देखो साइज घटा तो क्या स्पीड नहीं घटा होगा, स्टोरेज नहीं घटा होगा, सब चीज़ घटा होगा ना? तो ठीक है, लेकिन हमारी ज़रूरतें अगर कम हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट आपका काम रुकेगा नहीं, ठीक है? इसके बाद तो ये सब माइक्रो कंप्यूटर में ही आता है, लेकिन इसके बाद क्या लगता है कि इंसान रुक गया होगा ना? इसके बाद भी नहीं रुका। अब देखो कौन चिल्लाया, इसके बाद कौन हल्ला किया? स्टूडेंट सब तो और खचरा होता है, क्या कि अच्छा सब पढ़ना कंप्यूटर बना रहे हैं, दाम रख दिए 70,000 80,000 1 लाख, कौन खरीदेगा? मेरे पापा के पास इतना पैसा है नहीं है ना? तो भाई कंपनी वाले सब बेवकूफ़ थोड़ी ना है, वो कहे कि वो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, ठीक लैपटॉप जैसा देखने वाला एक दूसरा कंप्यूटर बना दिया जिसका नाम रख दिया नोटबुक, ठीक है? अब इसका नाम नोटबुक क्यों रखा? क्योंकि इसको स्पेशली बनाया गया एजुकेशन के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, पढ़ाई के हिसाब से। देखो ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं होते, फीचर्स नहीं होते, लेकिन पढ़ने लिखना मतलब आसान सा जितना भी काम होता है सब करने में सक्षम था, ठीक है? और साथ में यानी कि हमको एक पढ़ने एक स्टूडेंट के हिसाब से जितना चाहिए वो कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, इसकी प्राइस बहुत कम कर दी गई, दाम कम कर दिया गया, कीमत कम हो गया, ठीक है? तो लोग खुश और कंपनी वाला भी खुश। जहाँ उसका 200 कंप्यूटर बिकता था एक दिन में, वहाँ अब 100 कंप्यूटर बिक रहा था, है कि नहीं? जब दाम कम होगा तो आम आदमी भी खरीद सकता है। तो इसीलिए नोटबुक कंप्यूटर को बनाया गया, जस्ट लाइक अ लैपटॉप एवरीथिंग, बस फीचर्स को घटाया गया थोड़ा सा, ठीक है? कोई दिक्कत? इसके बाद और ज़माना मॉडल हुआ तो मोबाइल आया, और मोबाइल की तरह ही दिखने वाला आ गया टैबलेट, ठीक है? टैबलेट मतलब वो खाने वाला टैबलेट नहीं है,
ये जो दिख रहा है आपको टच स्क्रीन। अभी इस टैबलेट्स में आजकल बहुत सारे आ गए, थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है। इसमें हम लोग चाहे तो बाहर से कीबोर्ड माउस लगा भी सकते हैं, मन करे तो सिर्फ हाथ से टच बोर्ड के यूज कर सकते हैं। अब ये कह सकते हो कि टैबलेट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर प्लस मोबाइल। ये कंप्यूटर और मोबाइल दोनों का काम करता है। टैबलेट्स में कॉलिंग सिम भी लगाए जा सकते हैं, तो आप इससे बात भी कर पाओगे और कंप्यूटर का भी काम कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से टैबलेट का भी काम हो गया। तो ये सारे जनरेशन्स किसके अंदर थे बेटा? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। तो उसी के कुछ एग्जाम्पल्स थे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद अगला जो टाइप है वो क्या है बेटा? मिनी कंप्यूटर का। अब देखो नाम ही है मिनी। अगर आप माइक्रो से कंपेयर करो तो मिनी माइक्रो से बड़ा होता है साइज में, है कि नहीं? यानी कि इतना तो क्लियर है कि माइक्रो की तुलना में मिनी का साइज कैसा होता होगा? बड़ा। क्या लिखा है? ये मध्यम आकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर। ठीक है, मीडियम साइज का। तो जब साइज मीडियम हुआ तो इसकी मेमोरी स्टोरेज ज़्यादा हो गई, स्पीड ज़्यादा हो गई होगी, और इस पर एक से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ काम कर सकता था। इसका ज़्यादातर यूज़ होता है बैंकिंग में और ऑफिस में, है ना? इंडस्ट्री, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज में इस सब पे ज़्यादा मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद देखो इस टाइप का कुछ होता है। इसके बाद आया देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बहुत ही एडवांस कंप्यूटर है। ये साइज में बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा है। इनकी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पीड कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। और वही जो मैंने बताया था ना कि स्पेसिफिक वर्क के लिए, स्पेशल काम के लिए इसका प्रयोग होता है। ये हमारे और आपके लिए नहीं है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं लोग? देखो आरक्षण, बीमा कंपनी, रिसर्च, रेलवे, बड़े बड़े काम के लिए, ऑफिस वर्क के लिए गवर्नमेंट यूज करती है रिसर्च, इस सब के लिए एक बड़े लेवल पे जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग एक साथ बैठ के काम कर सके, उसके लिए क्या बनाया गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, जहाँ पे मान लो रेलवे में है, एक जगह 10 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया जाता है। पूरे भारत में रेलवे एक साथ सर्वर चलाती है, तो वहाँ पे कैसे कंप्यूटर की ज़रूरत थी? बड़े बड़े कंप्यूटर्स की। तो उसके लिए क्या बनाया गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारे और आपके लिए नहीं है। ये इंडस्ट्रीज पर्पज़ के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सब के लिए यूज किया जाता है। कोई दिक्कत? इसके बाद देखो सबसे एडवांस कंप्यूटर है हमारा सुपर कंप्यूटर। इसका नाम ही है सुपर, सबसे ऊपर। नहीं, ऑब्वियसली सुपर है तो सबसे ऊपर होगा। आकार भी बड़ा है और मेमोरी स्टोरेज की और स्पीड की तो अब बात ही छोड़ दो कि इसकी क्या होती होगी। ठीक है, और इसकी कीमत अरबों रुपए में होती है। ये सरकार खरीदती है, हम और आप नहीं खरीदते हैं। ये गवर्नमेंट यूज करती है अपने देश के लिए, है ना? वो रक्षा के लिए, अनुसंधान के लिए, मतलब रिसर्च के लिए, मौसम विभाग वाले, अंतरिक्ष वाले, प्रयोगशाला वाले जो स्पेस लॉन्चिंग करते हैं, रॉकेट्स लॉन्चिंग करते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, और भारत ने जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था वो था परम। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि इंडिया के द्वारा सबसे बनाया गया सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है बेटा? परम। इसका नाम ही है परम। अब परम के कई सारे भाई आगे आ चुके हैं, मतलब कई जनरेशन लॉन्च हो गए। ऑब्वियसली देखिए सुपर कंप्यूटर सबसे पहले बनाया था अमेरिका ने, लेकिन उसके बाद ये देखिए हमारा परम है। ठीक है, कौन इतना हल्ला कर रहा है? तो ये सुपर कंप्यूटर का जो विकास है, यानी कि जो डेवलपमेंट है, इसको बनाने वाली कंपनी है बेटा सीडैक। क्या नाम है? सीडैक। ये पुणे में इसका ऑफिस है और इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। भारत सरकार की संस्था है जो भारत सरकार के लिए बड़े बड़े रिसर्च पर्पज़ के लिए कंप्यूटर को बनाती है, सुपर कंप्यूटर बनाती है सीडैक। जिसका एग्जांपल देखिए, अब परम के बाद परम 10,000, परम अनंत और परम पदम का भी विकास हो गया है, डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये इतने बड़े बड़े लेवल के लिए वर्क किया जाता है। तो ये हमारी लास्ट कहानी थी। परम को बनाने के पीछे जो स्टोरी थी उसका सिंपल सा लॉजिक था। ये देखो क्या है ना कि ये जो 1980 है, 1980 का दशक है, उसमें अमेरिका ने कुछ कारणों से भारत को पार्ट्स और हार्डवेयर्स देने मना कर दिए थे। यानी कि जो कंप्यूटर बनाने के लिए जो पार्ट्स चाहिए, जो चीज़ें चाहिए ना, वो देने से मना कर दिया। भारत के लोग बड़े जिद्दी होते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे मना किया गया तो भारत को प्रॉब्लम तो हुआ, लेकिन भारत के साइंटिस्ट ने इसको चुनौती की तरह लिया और आने वाले सालों में भारत ने खुद का सुपर कंप्यूटर बना दिया। जहाँ भारत उससे मदद लेती थी, कुछ सालों बाद भारत ने अपना ही सुपर कंप्यूटर बना दिया।
तो बताओ उसने रोका तो भारत के लिए अच्छा था कि बुरा था? अच्छा हुआ ना। तो इसीलिए कभी कभी कोई चीज़ बुरा लगे ना तो उसको पॉजिटिव लो। अगर कोई कुछ ना दे तो उसको गलत मत लो, उसको जिद बनाओ कि नहीं अगर उसने नहीं दिया तो मैं खुद का करके दिखाऊंगा। और वही किया भारत ने, और उसने खुद का सुपर कंप्यूटर बना दिया, ठीक है। और आज भारत के पास कई सारे सुपर कंप्यूटर हैं। तो ये थे हमारे कुछ कंप्यूटर के टाइप्स थे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे।